नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कमेंट्री में। नमस्कार। जी। शेखर जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने की छूट तो दे दी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी थी। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान वाले दिन ही सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकालने पर आमादा था। सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हो चला था कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई काफी लंबी चलने वाली है और ऐसे में केजरीवाल को चुनाव होने तक रेगुलर बेल मिलना मुश्किल है। फिर ईडी का पक्ष पूरा सुनने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ईडी से तरह तरह के सवाल पूछकर कुछ ना कुछ ऐसा निकालने की कोशिश की ताकि उसे आधार बनाकर गिरफ्तारी को अवैध बताया जा सके, लेकिन ईडी कहां हार मानने वाली थी। इस तरह इंटरिम बेल देने की बात आई। आज अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल क्यों दी गई। पहला रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो ये बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, कन्विक्ट नहीं है वो, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि वो समाज के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि मौजूदा मामले की जांच अगस्त 2022 से लंबित है। मतलब कि इतना लंबा चलना केस ईडी के अगेंस्ट गया है। ये कितने बुरी तरीके से ईडी और खास करके मोदी सरकार के लिए झटका है सर। नहीं, उससे भी ज्यादा है ये मामला, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर है। ऐसे पहले कभी किसी राजनेता के लिए जो क्रिमिनल केस फेस किया हो, चुनाव प्रचार के लिए एक इंटरिम बेल, क्योंकि नॉर्मली बेल होता है या प्री अरेस्ट बेल होता है जिसको एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, जी। या एक्चुअल बेल होता है। ये एक अलग प्रकार से इंटरिम बेल, और कोर्ट स्वयं ने ऑब्जर्व किया है, एक प्रकार से ये लिबर्टेरियन और होलिस्टिक व्यू लेते हुए इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। तो अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड है। इसका क्या असर होगा, मुझे मेरा ख्याल से ये बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि आजकल कई राजनेता कई केसेस फेस कर रहे हैं। तो चुनाव के ये दिखा के कि उनको प्रचार करना है, उस पर ये किए। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की वो आर्ग्यूमेंट को कि प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है चुनाव में। मतलब कोई राजनेता ये नहीं कह सकता कि उसका अधिकार है इसलिए वो रिहा होना चाहिए। लेकिन वो सारे बातें को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा हेमंत सोरेन के पक्ष में कपिल सिब्बल ने भी ये बात रखी, भाई उनको भी करना है। वो मैटर आएगा, सोमवार को आ सकता है। अब फिर उस पे भी क्या ऑर्डर होता है देखना है, लेकिन ये अपने आप में एक ये है। अच्छा, इस पे बात आती है, भाई ईडी की जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी, उस आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या नहीं कि दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट, ये क्रिमिनल्स को एनकरेज करेगा, भाई चुनाव लड़के सब बाहर आ सकते हैं। और एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ के सामने आम सिटीजन, आम नागरिक और पॉलिटिशियंस के बीच में एक क्लासिफिकेशन हो चुका है। ये सारे बातें को सुप्रीम कोर्ट ने अग्री नहीं किया। अब ये हो गया आपका लीगल ये। अब पॉलिटिकली क्या होगा, मुझे लगता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिहा होके आ रहे हैं, एक प्रकार से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारे विपक्ष जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री दिखा रहे हैं। जब कोई मैटर सब्सटेंटिव इश्यू पे नहीं है, वो केस पर से केस पे नहीं है, केवल क्योंकि वो सीएम है, क्योंकि एक पार्टी के लीडर है, वो कैसे चुनाव से वंचित हो सकते हैं, इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो बातें जो ग्राउंड पे चेंज होगी ये है, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन दिल्ली में और हरियाणा में, ये सब यहाँ पे एक प्रकार से कंफ्यूजन था। दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली कांग्रेस पे ही कई लीडर्स पार्टी भी छोड़ के चले गए आम आदमी को कोऑपरेट करने में। अब मुझे लगता है क्योंकि वो बाहर निकल गया, ये सातों दिल्ली सीट में एक प्रकार से कैंपेन ठीक ठाक से शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि एक मॉरल बूस्ट है ऑपोजिशन के लिए। लगातार जब एक नैरेटिव डालने की कोशिश हो रही है कि 3 चरणों में बीजेपी की डाउन हो रही है, पीएम का उतना ये नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है,
तो ये भी कहेंगे भाई अब देखो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है, तो इसका मतलब केसेस में कुछ, जब केसेस को लेकर कमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब बोलने के में ये बोलेंगे भाई ये है। तो एक प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ कई लोग इसी तरह कह रहे हैं कि क्या सब कुछ टर्न हो रहा है, आर थिंग्स टर्निंग, क्या पूरा टर्न होके ये हो रहा है, मतलब चीजें बदल रही है। जी जी और इस तरह के एक मूड बदलने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन साथ में आगे बाकी कुछ डेवलपमेंट्स भी है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह रिप्रेमेंड किया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये जो डेटा को लेकर जो बातें आप कह रहे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे को एड्रेस करते हुए आप एक प्रकार से नैरेटिव ये कर रहे हो, एक फॉल्स नैरेटिव ये कर रहे हो कि जानबूझ के इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, जब 2000 पूरा 19 से स्टैटिस्टिक्स भी अटैच किया है। हर बार चुनाव के बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, और इस बार तो तमिलनाडु कोयम्बतूर में है जहां अण्णामलई खड़े हुए थे, वोटिंग परसेंट घटी रिवीजन में, वो भी एक आश्चर्य बात है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़ी फोर्सफुल जो काउंटर है, वो भी एक बड़ी बात है कि आप कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष को कह रहे हैं कि आप एक नैरेटिव फोर्स कर रहे हो। वो बात भी आज एक डेवलपमेंट साथ में हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज पॉलिटिकली आप देखोगे, और दो तीन बातें भी आज जो हुए मुझे लगता है कि हमें ये करना है। आज नंदुरबार में एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने शरद पवार को एक अपील की, जी क्योंकि कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सब पार्टी को कांग्रेस से मर्ज कर रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। शरद पवार को इन्होंने अपील की, मोदी जी ने भी, आप कांग्रेस से क्यों मिलना चाहते हो, फिर आके अपने शिवसेना और एनसीपी से मिल लो, फिर आपके सारे सपने पूरे होंगे। एक प्रकार से सरकास्टिक था, जिसका शरद पवार का भी रिप्लाई आ गया कि जब तक आप मुस्लिम विरोधी है तब तक हम आपसे डील नहीं कर सकते। नीरज जी। सर वापस हम चलना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के इशू पे। जैसे आपने कहा कि बोलने पे किसी के रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है और बोला भी है कि आप इस केस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन साथ के साथ और उन्होंने ये भी बोला है कि ये प्रेसिडेंस नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हेमंत सोरेन की रिहाई पे भी तुरंत आज याचिका लग चुकी है और शायद मंडे को सुनवाई होगी भी उस पे। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, आम आदमी पार्टी के लीडर्स सब के सब एक ही नारा लगा रहे हैं कि सत्यमेव जयते। इसका मतलब कि सत्य की जीत हुई और अरविंद केजरीवाल रिहा होकर बाहर आ गए। ये बहुत बड़ी आयरनी है, लेकिन प्रेजेंट करना है पब्लिक के सामने कुछ तो प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान सब कुछ मर गया था, मतलब 3 घंटे पहले तक, और 2:05 पे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र सब जिंदा हो गया। यही अगर फैसला ईडी के अपोजिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं सुनाती, ये मर जाती डेमोक्रेसी। और फिर कल की बात करें, 2 तारीख के बाद जब ये जाएंगे तो फिर से डेमोक्रेसी मर जाएगी। और उसके बाद सबूत अगर फिर से आ गए और जो भी हुआ केस में और इनको अगर कन्विक्शन हो गया तो फिर से डेमोक्रेसी मर जाएगी। तो ये मरना जीना बहुत बुरी तरीके से होते रहे। सर कहां तक कंट्रोल कर पाएंगे नैरेटिव, और क्या होगा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट लोकसभा चुनाव पे ओवरऑल, क्या इंपैक्ट होगा इसका? इसकी एनालिसिस सर आप बता दीजिए। नीरज जी, हमें एक बात समझनी है। देखिए, जब तक जेल के अंदर थे, आम आदमी पार्टी की कोशिश थी भाई सिंपैथी फैक्टर को इवोक करने के लिए, भाई किसी तरह सिंपैथी की हम ये करें। अब जेल से जब रिहा हो जाएंगे, जेल से आकर जब कैंपेन करना शुरू करेंगे, फिर वो सिंपैथी बात नहीं है, क्योंकि अब जेल में नहीं है, अब तो मुट्ठी खुल गई, इज आउट। तो फिर बात फिर वही बैक टू सिचुएशन आ गया। तो एक हफ्ते एक आध दिन के लिए थोड़ा रहेगा, लेकिन जैसे आगे चलेगा तो देखिए, कोई क्योंकि अपने बारे में तो बात नहीं कर सकते, इस केस के बारे में नहीं बात कर सकते, जो अभी तक आपका आम आदमी पार्टी कर रही थी, भाई उनको विक्टिमाइज किया गया, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। मुझे लगता है जब बाहर आ गए, देखिए कोई भी चीज जब जब तक अंदर है, लोगों के सामने नहीं है, तब तक वो सिंपैथी फैक्टर की बात हो सकती है। अब तो बाहर आ गए, तो मुझे एक प्रकार से वो इश्यू फिर वो फिर इरेज हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, अरविंद केजरीवाल की वकीलों की स्ट्रेटेजी ये थी, भाई किसी तरह ये इंटरिम बेल को 4 तारीख तक ले जाओगे, तो परिणाम अगर बदल गया तो सारी चीजें बदल जाएगी, ईडी का अप्रोच बदल जाएगा। अगर इनका अभी भी ये कॉन्फिडेंस है भाई सत्ता पलट पलट जाएगा, तो फिर बहुत चीजें बदलेगी। तो जी 4 तारीख तक मांगे, लेकिन उसका ये नहीं है। यानी यानी दिल्ली के 7 सीटों में कैंपेन के बाद, फिर पंजाब में 13 सीटों के कैंपेन के बाद, और हरियाणा 1 सीट के बाद, इनको फिर वापस जाना है, यानी 2 तारीख को अंदर जाना है, चार जी तारीख को रिजल्ट शुरू होगी। तो इनको जो और भी जो मैं क्या कह सकता हूं कि जो आइसिंग ऑन द केक नहीं मिला, क्योंकि वो अगर भाई चुनाव तक ही है तो फिर
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, चुनाव परिणाम देखकर जो भी होगा। और साथ में इनको अभी ये वक्त मिल गया है भाई, जब क्योंकि आपको 2 तारीख अंदर जाना है, लाइन ऑफ लीडरशिप क्या रहेगा पार्टी में, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन था, पार्टी में कोई लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं था। केवल यही था भी सुनीता केजरीवाल कैंपेन कर रहे हैं, वो अपने केजरीवाल जी का अरेस्ट को लेकर इश्यू बना के चल रहे थे। संजय सिंह कुछ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी के बीच में जो तालमेल होनी चाहिए थी नहीं हुआ। तो कैंडिडेट लेवल पे कुछ कन्हैया ने कर दिया, आम आदमी पार्टी, वो सारी चीजें थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब स्वयं केजरीवाल जी और कांग्रेस के नेता जो ये अलायंस के पक्ष में है, ये दोनों मिलकर कैंपेन जम से करेंगे। वो एक होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि क्योंकि वो रिलीज हो गए, तो इससे ज्यादा फोकस करके कोई अपने अरेस्ट केस पे फोकस वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, एनआईए का केस अभी पेंडिंग है। जी जो एलजी एलजी ने एनआईए को कहा इस पे केस रजिस्टर करो, इसमें जांच करो। जो क्या सिक्स फॉर जस्टिस से इनको $16 मिलियन, यानी 155 करोड़ के आसपास आम आदमी पार्टी को मिला था क्या, तो वो वाला केस भी है। तो उसका भी क्या होगा देखना है, अभी उस पर एफआईआर होती क्या नहीं होती है। तो जी। केजरीवाल के लिए हेडेक खत्म नहीं हुआ, केवल अभी अमृतांजन लगाया गया है। अमृतांजन से मुझे कोई एतराज नहीं है। नॉर्मल रिलीफ, छोटी रिलीफ तो होनी चाहिए सबको, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी थ्योरीज आएंगी और हम बहुत सारी थ्योरीज पे बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब हमने 8 तारीख को बात की थी इसके बारे में, तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या किसी तरीके का दबाव था सुप्रीम कोर्ट पर। आपने इसको डाउन प्ले कर दिया था, और हमारे लिए ये उचित नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल उठाएं। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं कोशिश नहीं है ये दिखाने की कि जो इंटरनेशनल मीडिया या बाकी सारी कंट्रीज कहती थी, फर्ज कीजिए जर्मनी का भी एक कमेंट आ गया था कि आप अपने अपोजिशन लीडर को जेल में डाल करके इलेक्शन करवा रहे हो, तो ये कैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, और नैरेटिव को डिफरेंट चैनल से पुश करवाने की कोशिश की गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस नैरेटिव को जवाब देने के लिए लिया गया है, और हो सकता है ये जानबूझ करके लिया गया हो? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों है फैसला लिया, वो अपने ऑर्डर में क्लियर है। तो ऑर्डर से बाहर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैसले कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, वो ऑर्डर, हमें ऑर्डर पर ही जाना पड़ेगा। ऑर्डर में कई चीजें बाकी रखी गई है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो नैरेटिव कर रहे हैं, जो नैरेटिव वाले हैं, उनके लिए ये मदद करेगा, 100% मदद करेगा। लेकिन ये नैरेटिव भारत में चलेगा, मुझे नहीं लगता ये चलेगा। वो बाहर जिन जिन लोगों को जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, वो इसको और भी चला सकते हैं। जी लेकिन जी। साथ में ये भी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव पे नहीं है। मोदी जी डिक्टेटर होते तो सारा इंस्टीट्यूशन उनके अंडर आ गया, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को इशारा कर रहे थे, वो बात भी ये हो गया, खारिज हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जुडिशरी वाइब्रेंट है, इंडिपेंडेंट है, फैसले ले रहे हैं। तो ये चीजों को अगर आप देखेंगे, तो वो बात ये कहने का भाई सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। अब जैसे आपने कहा, अगर रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब फेवरेबल नहीं होता, फिर आप जैसे कह रहे हैं भाई डेमोक्रेसी तो कई बार मर चुकी है, जीवित हो चुकी है। और मरने का पता चलता है क्योंकि ये लोग घोषणा करते हैं, लेकिन कब जीवित हो रही है वो समझ नहीं आ रहा है। तो जी वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है क्या है नीरज जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उस इंटरव्यू में भी कहा, जो लास्ट मेरे ख्याल टाइम्स नाउ इंटरव्यू में कहा कि भाई जी। 4 तारीख तक ये नैरेटिव भी चलेगी, कई इंटरप्रिटेशन होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, जानबूझ के भी कुछ इंटरप्रिटेशन होगी, ये चलता रहेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन है कि बार बार रिमाइंड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, ये इंटरिम बेल है, ये इंटरिम है, और 1 तारीख फिर अंदर जाओगे। सर, वैसा कुछ बोल करके फायदा नहीं है, लेकिन इसी का एक इंटरप्रिटेशन मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। क्या ये सही है कि इस फैसले से जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार अपने विपक्ष को जेल में डाल डाल करके चुनाव जीतना चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट एक सेवियर के रूप में आया, और इससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार गलत थी, क्या ये इंटरप्रिटेशन इसका हो सकता है? वो इंटरप्रिटेशन ऑपोजिशन कर रहे हैं, ऑपोजिशन समर्थक जो है वो इसको स्वीकार करेंगे, आम जनता ये देखेंगे ठीक है, क्या यही बात है तो फिर देखा जाए। देखिए ये सारी चीजें परिणाम के बाद ही आप कर कर पाएंगे। दिल्ली के चुनाव के बाद ही हमको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, ये फायदा हुआ या नहीं फायदा हुआ। क्योंकि जी अब तक माना जा रहा है कि भाई बीजेपी के लिए एडवांटेज है, अगर इसके बाद अगर परिणाम और कुछ आता है तब ये बात जरूर मानी जाएगी, भाई उनको एंट्री मेल बेल भी एक बड़ा बूस्ट था। लेकिन इस वक्त वी हैव टू सस्पेंड जजमेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक आध दिन के लिए बड़ा इश्यू रहेगा, लेकिन जैसे आप तो अभी बाहर आ गए, फिर ये इश्यू ज्यादा देखिए पब्लिक माइंड में क्या होता है, कोई इश्यू
जब तक वो अंदर है तब तक है। ऐसा मैं थोड़ा एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बार बार आप देखिए डेमोक्रेसी की डेथ की बात होती है, जब तक डेमोक्रेसी डेड लग रहा है तब तक वो इश्यू है। जब डेमोक्रेसी जीवित हुई है तो दे विल सेलिब्रेट लाइफ, तब फिर वो डेथ की बात नहीं आई। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह आए थे बाहर, जिस तरीके से संजय सिंह आए थे बाहर, उस टाइम पे 2 दिन 4 दिन तो ऐसा लग रहा था कि बस वो पूरा भूचाल मचा देंगे, पूरा बीजेपी और प्रधानमंत्री और सबको एकदम हिला के रख देंगे, लोकसभा चुनाव के डायरेक्शन को बदल देंगे, कुछ ऐसा ही था। शायद वैसा ही 2 4 दिन तक अरविंद केजरीवाल के साथ भी होगा। लेकिन जो मैंने बीच में एक सवाल किया था कि ओवरऑल कैंपेन कि ओवरऑल चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करेगा, मैं इस पे आपको आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं सर। देखिए अभी जो चरण होगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सारे देखिए बीजेपी के गढ़ है, जहां मुद्दे केजरीवाल का इतना नहीं है। देखिए पंजाब में ठीक है, आम आदमी पार्टी इस पे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस स्वयं विक्टिम है भगवत मान सरकार की कार्रवाई पर, करप्शन पे कार्रवाई पे, वो स्वयं विक्टिम है वहां पे जी कांग्रेस। तो पंजाब छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जितने चरणों में आप देखेंगे इश्यू मोदी जी के नेतृत्व को लेकर है, विपक्ष की विकल्प कितनी विकल्प के रूप में क्या विपक्ष की क्या क्षमता है, वो सारी चीजें बातें आती है, जहां केजरीवाल बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि केजरीवाल पे जो ये लगा है ना, जो कंडीशन, अपने केस को बात नहीं कर सकता है, तो ये रोना धोना वो जाके कर नहीं पाएंगे। करेंगे तो फिर ये लोग आ जाएंगे, भाई अपने केस बिल्कुल पर बात कर रहा है, तो बिल्कुल। बाकी लोग बोलेंगे। देखिए बाकी लोग कितने बोल पाएंगे भाई, तो आगे बार जब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा फिर एनर्जी भी कम दब दब जाती है, जी फिर समय आ जाएगा फिर अंदर जाना, फिर अंदर जाने के समय फिर रोना धोना होगा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर है। जो हाशिए पे बैठे वोटर्स हैं, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी नहीं तो और कौन। देखिए मोदी का वोटर मोदी को वोट देगा, जो अपोजिशन का वोटर है वो अपोजिशन को वोट देगा, वो उसमें पूरा फिक्स है। दिक्कत बस इतनी सी आ जाती है कि जो हाशिए पे बैठे वोटर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये लोग सीधा सीधा पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। हाँ, जितने भी वोटिंग सेंटर्स पे मैं गया उन सब की बात कर रहा हूँ। बहरहाल सर, मणिशंकर अय्यर फिर से चुनाव में एंट्री उनकी हो गई है, और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज उनसे किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी परेशान है अपने नेताओं से किनारा कर करके। सैम पिट्रोडा हो गए, अभी कुछ दिन पहले वो गए, अब मणिशंकर अय्यर आ गए। और आज मणिशंकर अय्यर ने तो मोदी को पागल बोल दिया, चाय वाला से मन नहीं भरा। अभी तक बीजेपी ने इस लाइन को उठाया नहीं है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो केवल पाकिस्तान की तरफ सॉफ्टनेस की बात कर रही है बीजेपी। लेकिन एक्चुअल में अगर आप उस वीडियो को सुने तो उसमें मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि कोई पागल हमारा एटम बॉम्ब ले जाकर के लाहौर स्टेशन पे गिरा दे। ये सेंटेंस किसी ने ठीक से नहीं पकड़ा, हमारा एटम बॉम्ब ले जाकर के कोई लाहौर स्टेशन पे गिरा दे। ये किसको बात कर रहे हैं? मोदी को ही तो बात कर रहे होंगे ना, क्योंकि अभी तो शासन इन्हीं की है। बात सारी पाकिस्तान के साथ जो तल की है वो मोदी के शासन की ही बात हो रही है। तो ये किस लेवल तक जा रहे हैं, और ये शायद मुद्दा, मोदी को पागल कहने का मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल उठेगा, देखिए। और ये वीडियो उतना पुराना नहीं है, जी, अभी जाड़े का है। अप्रैल महीने का ही है। जी अब प्रियंका का क्या रिएक्शन है? पार्टी ने अपने आप को अलग किया जी इनके विचारों से, लेकिन प्रियंका गांधी जी का क्या कमेंट था कि ये पुराने वीडियो लेके आके ये कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर व्यूज से कोई ज्यादा दूर नहीं हो रहे हैं प्रियंका जी। जी इसका मतलब तो सैम पिट्रोडा का जो विचार है उससे भी ज्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि सैम जी पिट्रोडा तो इनके बिल्कुल। सलाहकार भी है। तो इससे क्या दर्शाता है, एक बात है, एक कंपल्शन से दूर रख रहे हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर की गुस्सा कई कारण है। देखिए उनकी बेटी की जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर उस पर एफसीआरए लाइसेंस विड्रॉ ये हुआ। देखिए लगातार मणिशंकर अय्यर का मोदी जी जब से आए फ्रस्ट्रेशन है, कई बात बोल दिए भाई, शुरू से बोले चाय, ये एसीसी में चाय बेचने की भी ये नहीं होंगे, बिल्कुल लायक भी नहीं होंगे, इस तरह की बातें भी बोले। तो बिल्कुल। मतलब बीजेपी के अंदर से बहुत ये होंगे, कृतज्ञता बढ़ेगी बीजेपी की ओर से उनकी प्रति, कि क्योंकि इस तरह बातें रख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये प्रधानमंत्री को ये मदद करेगा, इसलिए मदद करेगा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि मैं साधारण हूं, मैं वो एलिटिस्ट, क्योंकि मणिशंकर अय्यर वो एलिटिस्ट कैटेगरी में आते हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम, क्योंकि बीच में भी होके भी आए तो अपना किताब भी बेचने के सारे करते रहे, तो लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करते। भाई बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड पीसनिक वाले जो है, यानी जो मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते थे पहले वाघा बॉर्डर पे, इनकी बड़ी नाराजगी है भाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बंद है अभी। इसके बाद बंद हो गया ना, कई चीजें बंद हो गई, फुलमार्क बिल्कुल। के बाद तो कोई सवाल ही नहीं है, ट्रेड भी नहीं है अभी। जी तो इनको लगता है भाई उनकी क्या है, नॉर्मली पाकिस्तान जाना, वहां जाके शेर शेरी सुनाना, और फिर कहना भाई हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम, भाई हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं है,
तो भारत और पाकिस्तान इतनी लड़ाई क्यों की? और ये कभी नहीं ये करते। आज की तारीख में पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, नाम के लिए एक सिविल गवर्नमेंट है, और लेकिन पावर, पहले भी पावर था और आज वो पावर और भी डायरेक्ट है, वो है सेना। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में पूरा पावर है। ऐसे वक्त में कैसे बातचीत हो सकती है? जी बातचीत नहीं हो सकती। सर, आपको एक बात और याद दिला दूं, यही मणिशंकर अय्यर कुछ साल पहले जब पाकिस्तान गए थे, मेरे ख्याल से 2019 में ये बात आई थी, ये वीडियो निकल करके सामने आया था या उसके बाद आया था, मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन याद नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मणिशंकर अय्यर ये कहते हुए सुने गए हैं स्टेज पर कि भाई आप लोग हटाओ मोदी को तभी तो हम कुछ करें। मतलब ये पाकिस्तान से मोदी को हटाने के लिए मदद मांगते हुए देखे गए थे। तो तब भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी जो है ना, उसको दाद देनी पड़ेगी। 2014 में चाय वाला, 2019 में नीच, और ये मदद करो मोदी को हटाने में, और इस बार तो सीधे पागल बोल दिया। बट ये कंसिस्टेंसी दाद देने लायक है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार।